नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियाँ और उनका प्रभाव। इसमें हमने प्रशासनिक ढांचा पढ़ा था, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा था। इसके अलावा ये जो एक्ट हैं वो हमने डिटेल में नहीं पढ़े थे, लेकिन बाकी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और कैसे याद करना है, ये भी सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात की थी। आज जो है वो हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1786। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है क्या कह रहा है कि यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। इसमें क्या क्या था कि इस एक्ट के माध्यम से जो है कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया, मतलब व्यापार अलग हो गया, राजनीति जो थी वो अलग कर दी गई। और इसके अलावा जो है तो इसमें क्या है, व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, जिसमें क्या था, सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी। ये राजनीतिक कलापों में क्या आता था, सैनिक आते थे, असैनिक आते थे और राजस्व संबंधी चीजें आती थी, के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। ठीक है, किसके लिए नियंत्रण मंडल बनाई गई? राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए। 1786 में क्या होता है? 1786 में एक अधिनियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा क्या था, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल था वो जो है, अगर कोई विशेष परिस्थिति होती, ठीक है, कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती जो कि बहुत क्रिटिकल होती, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता कि परिषद के निर्णय को वो निरस्त कर सकता था और अपना निर्णय ले सकता था। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है, इस अधिनियम में क्या था, जो गवर्नर जनरल था उसको प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त थी। 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो क्या है? 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जब 1793 का चार्टर एक्ट आया तो इस चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी का अधिकार था, ठीक है, जो कंपनी व्यापार कर रही थी, पहले उसको 15 वर्षों के लिए अधिकार दिया गया था, उसके बाद क्या किया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट में नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, जो एक्ट में जो नियंत्रण मंडल के सदस्य थे उनको क्या, सैलरी दी जाने लगी। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। तो यहाँ पे अगली चीज क्या है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। तो जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में जो है लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की पूरी नींव रखी गई, सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। चार्टर एक्ट 1813 क्या है? इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गई। इसमें क्या है, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया और कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। इसमें क्या हुआ कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के बाद जितनी भी अंग्रेजी कंपनी थी वो अब इंडिया आ सकती थी। लेकिन दो चीज़ों पर जो है अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, वो था एक चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार, वो अभी भी उनके पास था। इसके अलावा क्या है कि भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गईं।
इस चार्टर ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। इसमें क्या है कि भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। जो भारतीय राजस्व इकट्ठा होता था उससे व्यय जो होता था उसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, नियम बनाए गए और एक प्रोसेस बनाई गई कि इसी तरीके से आप खर्चा कर सकते हैं। इस चार्टर ने जो है कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया। इसमें यह कहा गया कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास की जो सरकारें हैं अगर ये कोई भी नियम कानून बनाएंगी तो पहले उसको क्या होगा, ब्रिटिश संसद में उसकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही लागू होगा। 1833 का चार्टर अधिनियम जो है इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो याद रखिए कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो यहाँ पे जो 1833 का चार्टर अधिनियम है वो क्या है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है और जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थीं। इसके अलावा इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया था, कैसी सरकार का निर्माण किया था, जो कि पूरे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर जो है ब्रिटिशर्स का ही राज हो चुका था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार प्रतिबंधित हो गया। ये जब अधिनियम आया तो जो कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार था वो भी क्या हो गया, प्रतिबंधित हो गया। इस अधिनियम में मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। तो नियामक कानून क्या था कि जो कानून पहले बनाए गए थे पुराने कानूनों को, और अधिनियम किनको कहा गया, जो नए कानून थे। ठीक है, इस अधिनियम में क्या है, मद्रास और बंबई के गवर्नरों को क्या विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। ये जो अधिनियम था इसमें विधायिका संबंधी शक्ति जो थी उससे वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक है, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इस अधिनियम की सबसे बड़ी जो धारा थी वो धारा 87 थी, जिसमें क्या था कि जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या है, इस अधिनियम के द्वारा जो है विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो यहाँ पे क्या है, इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। जो विधायी कार्य थे वो प्रशासनिक कार्य से अलग करने की व्यवस्था की गई 1853 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है, तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो विधायी कार्य थे उनको प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु क्या किया गया, भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है, 12 सदस्यों की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। तो सबसे पहले कौन सा सिद्धांत लागू किया गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। परिषद की इस शाखा ने निम्न संसद की तरह कार्य किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद में जो 6 सदस्यों में सदस्य हुए थे उसमें 4 का चुनाव कहाँ से किया गया, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा। भारत शासन अधिनियम 1813 क्या है, वर्ष 1858 के पश्चात जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य जो है 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। तो वर्ष 1858 के पश्चात जो ब्रिटिश अधिनियम आता है
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य जो है 1857 में जो विद्रोह हुआ था ऐसी घटना दोबारा ना हो। ठीक है। साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। ठीक है, यहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना था और जो 1857 की जो घटना हुई थी ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। तीसरी चीज क्या थी कि सारा का सारा शासन जो है वो महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। चौथी चीज क्या हुई कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और ये जो है भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। ये जो अधिनियम था इसने बोर्ड ऑफ काउंसिल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसके बाद जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। 1861 का जो अधिनियम था इसमें संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये जो चीज थी जिसे क्या कहा गया, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन या बेनिवोलेंट डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन और बेनिवोलेंट डिस्टॉर्शन कहा गया। सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता, सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता की संज्ञा दी गई। इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले जो भारतीय थे उनको शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या है, इसमें क्या है कि संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है, अंग्रेजों ने ऐसी नीति बनाई जो कि सहयोग की नीति थी और उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन और बेनिवोलेंट डिस्टॉर्शन की संज्ञा दी जा सकती है। सर्वप्रथम भारतीयों को जो है शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। 1861 के अधिनियम द्वारा जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, अब जो है गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत, प्रेसिडेंसी अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। गवर्नर जनरल जो है को इतनी शक्ति प्रदान की गई कि वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत या प्रेसिडेंसी अथवा कमिश्नर की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। तो यहाँ प्रांत, प्रेसिडेंसी और कमिश्नरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर चारों चीजें याद रखनी है। प्रांत, प्रेसिडेंसी, कमिश्नरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। भारत परिषद अधिनियम 1892 इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का रहता था। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या किया गया कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्र और प्रांत मतलब सेंट्रल और स्टेट विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का रहता था। देखिए, इसमें से जो भी वर्ड समझ में नहीं आ रहे उनको कमेंट्स में आप बताइए, हम उनको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब इसे आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ।